Hello friends, hope you all are fine and all are doing well. I am Laksh Kumar Mulchandani and welcome to our channel. Guys, welcome to Laksh Learning Point. So guys, welcome to a new and a fantastic video. तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पर बात की थी जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तड़पते हैं, जो कि मतलब बहुत ही क्रूशल टॉपिक होता है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो। तो ये टॉपिक जो है, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, वो बहुत नेसेसरी होते हैं और इसके लिए बहुत से स्टूडेंट्स पता नहीं कितने कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन करते हैं, पता नहीं कितनी कितनी क्लासेस लेते हैं और उस टॉपिक के हमने हर एक डायमेंशन, हर एक चीज़ परफेक्टली अपने प्रीवियस 2 वीडियोस में डिस्कस कर ली थी। सो गाइस, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको वो 2 वीडियोस सजेस्ट करूँगा। लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इजीली उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था करंट अफेयर्स का टॉपिक, जो कि है द रूसो यूक्रेन वॉर, जो कभी करंटली बहुत ही मायने रखता है हमारी सोसाइटी में। सो नाउ ऑन द बिहाफ ऑफ दैट टॉपिक, उसी के बिहाफ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर, आपने पढ़ ही लिया होगा, हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। सो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चे हो, किसी उसके स्टूडेंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सो नाउ विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो विद द नेम ऑफ अलमाइटी द गॉड। सो नाउ हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था द बायलैटरल टाइज। बायलैटरल टाइज मीन्स दो तरफा ताल्लुकात, मतलब अगर कोई 2 कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में कोई बातचीत चल रही है या कोई भी डिस्कशन चल रही है और उन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जब कोई तीसरा कंट्री आता है, वेन एवर एनी थर्ड कंट्री कम्स इन बिटवीन 2 कंट्रीज, सो दैट इज़ बायलैटरल टाइज। बट आज के वीडियो में हम बायलैटरल टाइज नहीं पढ़ेंगे, आज की वीडियो में पढ़ेंगे सिर्फ टाइज, जो सिंपल टाइज होती है, पाक चाइना रिलेशनशिप्स। अब डिफरेंस आप ये है, यहाँ पे मैं बायलैटरल टाइज लफ्ज़ यूज़ क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि बायलैटरल टाइज मतलब 2 तरफा ताल्लुकात। बायलैटरल टाइज वर्ड जब यूज़ होगा जब 3 कंट्रीज़ हों, मतलब 2 कंट्रीज़ के बीच में जब कोई तीसरा कंट्री आए, मतलब टोटल अगर हम देखें तो 3 कंट्रीज़ होंगे बायलैटरल टाइज में। लेकिन आज के इस टॉपिक में हम सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि है पाकिस्तान और चाइना। सो पाक चाइना रिलेशनशिप्स आप उसको कह सकते हैं, या तो उसको आप कह सकते हैं सिंपली पाक चाइना टाइज। सो गाइस, नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो गाइस, जैसे कि मैं आपको पहले भी अपनी पिछली वीडियो में बताया कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए या समझने के लिए हमें उसकी फाउंडेशन, हमें उसका बेस पढ़ना लाजमी है। अब अगर हम इसकी फाउंडेशन पे देखें तो टॉपिक है पाक चाइना टाइज। तो देखें, अगर ह्यूमंस में भी अगर आप देख लें तो अगर 2 ह्यूमंस की अगर खुद में उनकी वो दोस्ती बनती है तो वो किसी रीज़न के लिए बनती है, ऐसे ही कोई किसी का दोस्त नहीं बन जाता। जाहिर सी बात है, उन 2 कंट्रीज़ की कुछ बातें होंगी जो कि सिमिलर होंगी, कुछ सिमिलरिटीज़ होंगी। सो पाक चाइना टाइज है, उसका बेस क्या है? बोथ नेशंस आर रिसोर्सफुल, इंडस्ट्रियस एंड पॉपुलस इन टर्म्स ऑफ देयर एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड अदर सेक्टर्स। सो गाइज, अगर हम पाकिस्तान और चाइना, इन दोनों कंट्रीज़ के एग्रीकल्चर और दूसरे सेक्टर्स पर देखें, जैसे कि इंडस्ट्रीज, रिवर्स, पॉपुलेशन एंड एक्सेट्रा, एजुकेशन एक्सेट्रा, अगर हम इन दोनों कंट्रीज़ के डिफरेंट सेक्टर्स पे नज़र डालें तो जो पाकिस्तान और चाइना, ये दोनों नेशंस क्या हैं? रिसोर्सफुल है, इंडस्ट्रियस है और पॉपुलस है, ये दोनों नेशंस। ठीक है, तो एक सिमिलरिटी ये हो गई। दूसरी बात क्या है? देखें, मैंने वही आपको पहले बोला कि एसेंस होना ज़रूरी है। इट इज़ नॉट द टाइम ऑफ कंपटीशन। अब ये है एसेंस, इस टॉपिक का जो एसेंस है, जो फाउंडेशन है, वो है ये पॉइंट। इट इज़ नॉट द टाइम ऑफ कंपटीशन, इट इज़ द टाइम ऑफ कोलैबोरेशन। गाइस देखें, अभी 21st सेंचुरी चल रही है और आज के ज़माने में कंपटीशन करना इतना मायने नहीं रखता। इट इज़ नॉट द टाइम ऑफ कंपटीशन, ये मतलब एक दूसरे को मतलब जंगों से एक दूसरे से आगे बढ़ना या किसी को नीचे गिरा कर खुद को आगे करना। तो अब ये ज़माना चला गया है, कंपटीशन का दौर चला गया है। अब किसका दौर चल रहा है? इट इज़ अ टाइम ऑफ कोलैबोरेशन। मतलब कोलैबोरेशन मतलब साथ मिलकर काम करना, साथ मिलकर
आगे बढ़ना, कोलैबोरेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूनिटी। तो आज इस चीज़ का टाइम चल रहा है, ये ज़माना चल रहा है किसका? कोलैबोरेशन का। द मोर वी विल कोलैबोरेट, जितना ज़्यादा हम कोलैबोरेट करेंगे आपस में, द मोर नियरर सक्सेस विल कम टू अस, और उतना ही हम सक्सेस मतलब कामयाबी के करीब होंगे जितना हम कोलैबोरेट करेंगे। तो इसीलिए ही आजकल के ज़माने में क्या बनती है? टाइज बनती हैं। अगर आप पहले के ज़माने में देखेंगे, अगर बीसी में आप देखेंगे तो पहले टाइज नहीं बनती थी। पहले क्या बनती थी? पहले डायनेस्टीज बनती थी। मतलब एक राजा है, वो दूसरे राजा से लड़ेगा, क्यों? अपना अंपायर बड़ा करने के लिए, अपना अंपायर फैलाने के लिए पूरी वर्ल्ड में। तो पहले डायनेस्टीज चलती थी, लेकिन अब क्या चल रहा है? अब कोलैबोरेशन चल रहा है, अब टाइज चल रही हैं। मतलब 2 कंट्रीज, 3 कंट्रीज, 4 कंट्रीज क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से मिलकर वो आगे बढ़ रहे हैं, मिलकर वो तरक्की कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ दिस। और इसी पॉइंट के बिहाफ पर दे डिसाइडेड टू मेक फ्रेंडशिप विद ईच अदर। सो गाइज देखें, कोलैबोरेट, ये आपको पॉइंट समझ में आ गई कि कोलैबोरेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोलैबोरेशन हो गया इन दोनों का। और कोलैबोरेशन भी ऐसे नहीं होता। कोलैबोरेशन कैसे होगा? कोलैबोरेशन करने के लिए कोई ना कोई सिमिलरिटीज़ होनी चाहिए। तो वो सिमिलरिटीज़ ये हैं कि वो एग्रीकल्चर के और अदर सेक्टर्स में क्या है, दोनों रिसोर्सफुल इंडस्ट्रीज और पॉपुलस हैं, दोनों नेशन, पाकिस्तान और चाइना। तो इसके बिहाफ उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोलैबोरेट कर लिया। उन दोनों ने मतलब अपने साथ कोलैबोरेट कर लिया, वो दोनों मिल गए और उन्होंने सोचा कि अब वो एक साथ तरक्की करेंगे। तो ऐसे हुई पाकिस्तान और चाइना की फ्रेंडशिप। तो सिलेबस इस टॉपिक का ये है कि इस पूरे टॉपिक में हम 2 टॉपिक्स, जो 2 सब टॉपिक्स हैं, वो क्लियर करेंगे। देखें गाइस, द रूसो यूक्रेन वॉर हमने बनाया था, उसमें भी हमने 2 वीडियोस बनाई थी। तो उस पर भी हम 2 वीडियोस ही बनाएंगे ताकि मैं आपको डिटेल में समझा सकूं और आप इस चीज़ को डिटेल में समझ सकें। और किसी भी फील्ड में अगर आप जाना चाहें तो आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो इस टॉपिक से रिलेटेड। तो जो फर्स्ट सब टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे इसका, तो हाउ पाकिस्तान इज़ यूज़फुल टू चाइना। पाकिस्तान चाइना के लिए कितना यूज़फुल है और क्यों यूज़फुल है, कैसे यूज़फुल है। और दूसरा कौन सा है? हाउ चाइना इज़ यूज़फुल फॉर पाकिस्तान। दूसरा टॉपिक है कि चाइना पाकिस्तान के लिए कितना यूज़फुल है, क्यों यूज़फुल है और कैसे यूज़फुल है। तो गाइस, नाउ आई होप कि आपको पैटर्न है वो सारा समझ में आ गया होगा, एसेंस आपको सारा समझ में आ गया होगा। और अब उसके बिहाफ पे हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो जब आप मैप पे देखेंगे तो ये है मैप हमारे प्यारे से कॉन्टिनेंट एशिया का। इस पर आप देख सकते हैं सारे कंट्रीज मौजूद हैं। और इस मैप को हम आगे जब हम पॉइंट्स डिस्कस करते जाएंगे तो वो पॉइंट्स मैं आपको इस मैप पर इजीली समझाते जाऊंगा कि आपके माइंड में एक आउटलाइन बैठ जाएगी कि कैसे इस टॉपिक को समझना है, कैसे पढ़ना है। देखें गाइस, रटने से कुछ नहीं होता। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप मुश्किल से मुश्किल चीज़ को ईजिली लिख सकते हो या बयान कर सकते हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर कब होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर जब क्लियर होगा जब आपकी कनेक्टिविटी होगी। टॉपिक्स ऐसे नहीं पढ़े जाते। टॉपिक्स गाइस पढ़ने के लिए देखें, हम अपनी वीडियोस में मुख्तलिफ चीज़ें, मल्टीपल टॉपिक्स कवर करते जाएंगे। कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है। कनेक्टिविटी देखें, अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी मेरी वीडियोस में कि मेरी वीडियोस में कनेक्टिविटी होती है। हर एक वीडियो पिछली वीडियो से जुड़ी हुई होती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन जुड़ी हुई होती है, कनेक्टिविटी रहती है। इसीलिए ही मैं कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर पाता हूँ। तो आपको भी ये सीखना है कि कनेक्टिविटी कैसे बनाए रखें। तो अगर हम अपनी फर्स्ट टॉपिक पर नज़र डालें, हाउ पाकिस्तान इज़ यूज़फुल टू चाइना, पाकिस्तान चाइना के लिए कितना और कैसे और क्यों यूज़फुल है। तो फर्स्ट पे क्या है? ज्योग्राफिकल फीचर्स। ज्योग्राफिकल फीचर्स अगर हम देखें तो कौन से ज्योग्राफिकल फीचर्स? बॉर्डर शेयरिंग फॉर प्रोटेक्शन, ऑल स्मॉल कंट्रीज अंडर साउथ चाइना सी आर अंडर अमेरिका, बोथ चाइना एंड अमेरिका आर वीटो पावर्स। और दूसरा क्या है? ट्रेडिंग पर्पसेस। अब गाइस देखें, मेन चीज़ जो है वो ट्रेडिंग पर्पसेस है। अब ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए चाइना को क्या चाहिए? चाइना को ज्योग्राफिकल फीचर्स चाहिए। अब कैसे? ये हम समझते हैं मैप पर। देखें, अगर गाइस हम मैप पर नज़र डालें तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर चाइना है और यहाँ पर अपना प्यारा सा वतन पाकिस्तान। अब चाइना को क्या करना है? चाइना को ट्रेड अपना बढ़ाना है पूरी वर्ल्ड में, ठीक है। अब अगर चाइना को अपना ट्रेड बढ़ाना है, अगर आपको अपना आप इसको आप अपने पर ले लें, आप बिजनेसमैन हैं, आपका कोई बिजनेस है और आपको वो बिजनेस अपना बढ़ाना है वर्ल्ड के स्केल पर, आपको उसको ग्लोब के स्केल पर आपको उसको मतलब बड़ा बिजनेस को बड़ा करना है। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट जो है वो है प्रोडक्ट।
कितना बड़ा बिजनेस हो या कितना छोटा बिजनेस हो, पहले प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट चाइना बना रहा है अच्छे, ठीक है। दूसरी चीज़ कौन सी होनी चाहिए? मार्केटिंग। प्रोडक्ट फिर होती है मार्केटिंग। अब प्रोडक्ट आपने बना लिया, लेकिन उस प्रोडक्ट को आप सेल कहाँ करेंगे? उसके लिए मार्केटिंग ज़रूरी होती है। मार्केट होना इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब चाइना के पास मार्केट भी है, देखें पाकिस्तान है और रशिया है, ये इंडिया वाला रीजन है, और ये जो ईस्ट वाला पूरा रीजन है, साउथ चाइना सी है, ये वाला रीजन है। तो मार्केट चाइना के पास है। चाइना अगर चाहे तो यूरोप में जा सकता है, अगर चाइना चाहे अफ्रीका में जा सकता है, वहाँ पे उस साइड नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका भी है। तो मार्केटिंग भी चाइना के पास है, ठीक है। दो जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो गए, प्रोडक्ट मार्केटिंग रिजॉल्व। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि मार्केटिंग आपको तो मिल गई, मार्केट मिल गई आपको, लेकिन उस मार्केट पर आप जाओगे किससे? आपको पहले उस मार्केट में जाना पड़ेगा, पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर ही आप अपने प्रोडक्ट को बेच कर अपना जो बिजनेस है उसे बड़ा कर सकते हैं। तो चाइना के पास मार्केट तो आ गई, लेकिन उस मार्केट में जाने का रूट, तो इसमें थोड़ा चाइना को प्रॉब्लम हो रही है। अब प्रॉब्लम क्यों हो रही है? देखें, अब रूट चाइना के पास कितने हैं? देखें, एक रूट चाइना के पास ये है, यहाँ पे साउथ चाइना सी है। तो चाइना अगर चाहे तो यहाँ से जाकर अपना ट्रेड पूरा वर्ल्ड में कर सकता है। यहाँ से चाइना जाकर पूरा यहाँ से इधर जा सकता है, इंडिया में जा सकता है, इधर यहाँ पे पाकिस्तान में जा सकता है, इधर मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, दुबई, ओमान, टर्की, यहाँ पे जा सकता है। फिर यूरोप में सीधा ऐसे जा सकता है, मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करके, फिर अफ्रीका में जा सकता है। तो ये एक रास्ता है, ठीक है। फिर दूसरा रास्ता चाइना के पास कौन सा है? दूसरा रास्ता चाइना के पास ये है, रशिया वाला। चाइना क्या करे, यहाँ से मंगोलिया से होते होते रशिया से पूरा होके घूम के यहाँ डायरेक्ट यूरोप में चला जाए, या डायरेक्ट यहाँ पे नीचे कजाकिस्तान में आ जाए। फिर जो सारे कंट्रीज़ हैं इनको अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करे, फिर अफ्रीका में आ जाए, फिर आगे चला जाए नॉर्थ साउथ अमेरिका। दूसरा रास्ता ये रशिया वाला। अब तीसरा रास्ता कौन सा है? तीसरा रास्ता इंडिया वाला है। चाइना अगर चाहे तो यहाँ पे नेपाल क्रॉस करके इंडिया से सीधा यहाँ पे अफ्रीका में चले जाए, ये वाला तीसरा रास्ता। चौथा रास्ता कौन सा है? पाकिस्तान वाला। अब अगर चाइना चाहे तो इधर से पाकिस्तान से होकर ये सीधा चाइना मिडिल ईस्ट में जा सकता है, और ये पाकिस्तान से होकर चाइना अफ्रीका में जा सकता है, यूरोप में भी जा सकता है, और वो उसके आगे भी जा सकता है, अमेरिका वाले पोर्शन में जा सकता है चाइना। तो टोटल चाइना के पास कितने रूट्स हैं? 4 रूट्स हैं अपनी मार्केट में जाने के, ठीक, ये बात क्लियर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये उठती है कि जो चाइना के पास 4 रूट हैं, उनमें से जो 3 रूट्स हैं वो चाइना के लिए बंद है। चाइना उन 3 रूट से नहीं जा सकता। रीज़न कौन सा है? रीज़न ये कि देखें, पहला जो रूट है साउथ चाइना सी वाला। अब साउथ चाइना सी से जब ये चाइना यहाँ से होकर जाएगा तो यहाँ पे देखें कौन से कंट्रीज़ हैं। जापान है, छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे ताइवान है, फिलीपाइंस है, मलेशिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है। तो ये छोटे छोटे कंट्रीज़ यहाँ पर हैं, इंडोनेशिया है, और बस यही कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर चाइना क्यों नहीं जा रहा? यहाँ पे चाइना इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं ये किसके अंडर हैं? ये अंडर हैं अमेरिका के। यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है। अब ये जो है ये टर्निंग पॉइंट है। अब ये जो कंट्रीज़ हैं, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं जो चाइना के ईस्ट में लगते हैं, वो अंडर हैं अमेरिका के, और चाइना यहाँ से जा सकता है, लेकिन अमेरिका चाइना को अलाउ नहीं कर रहा। अमेरिका चाइना को बोल रहा है कि यहाँ से नहीं जा सकते तुम। अब क्यों? इसके पीछे एक वजह क्या है? देखें, अगर कोई सक्सेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसके जो ऑपोजिट जो होगा, उसके ऑपोजिशन में जो भी मतलब टीम होगी, वो भी तो कुछ करेगी ना, वो भी तो कुछ हाथ पांव मारेगी ताकि वो भी आगे बढ़ सके। तो अमेरिका क्या बोल रहा है? देखें, अमेरिका वीटो पावर है, चाइना वीटो पावर है, दोनों के पास मिलिट्री भी अच्छी है, दोनों के पास जियोग्राफिकल फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, दोनों अच्छे कंट्रीज़ हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या उठ रहा है कि अमेरिका बोल रहा है कि मेरा ट्रेड पूरी वर्ल्ड में चलेगा, और चाइना बोल रहा है कि मेरा ट्रेड पूरी वर्ल्ड में चलेगा। अब इस इशू पे जो अमेरिका है वो चाइना को अलाउ नहीं कर रहा यहाँ से गुजरने के लिए। तो इसका मतलब जो पहला रूट है कौन सा? साउथ चाइना सी वाला। ये वाला जो रूट है ये चाइना के लिए क्लोज, यहाँ से चाइना नहीं जा सकता। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने इसका हर एक डायमेंशन सही तरह से डिस्कस कर लिया है। अब दूसरा रूट हम उठाएं अगर, तो दूसरा रूट कौन सा है? दूसरा रूट है इंडिया वाला। चाइना अगर चाहे तो यहाँ से इंडिया से गुजर कर डायरेक्ट
यहाँ से मिडिल ईस्ट में या अफ्रीका में, यूरोप में जा सकता है, लेकिन चाइना यहाँ से भी नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि जो चाइना और इंडिया है, इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है, एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है। कौन सा कन्फ्लिक्ट चल रहा है? इंडिया की एक टेरिटरी है, वो मतलब ऐसे तो हम नहीं कह सकते कि वो इंडिया की है या पर्टिकुलरली या तो वो चाइना की है। क्यों? क्योंकि अभी उस टेरिटरी के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। वो चाइना कह रहा है कि वो टेरिटरी चाइना की है, इंडिया कह रहा है कि वो टेरिटरी इंडिया की है, और उस टेरिटरी का नाम है अरुणाचल प्रदेश, आई गेस। उसके जो नॉर्थ के जो माउंटेन्स हैं, वो पूरी टेरिटरी, वो वाला जो हिस्सा है, उसके ऊपर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। चाइना कह रहा है कि ये टेरिटरी मेरी है, इंडिया कह रहा है कि ये टेरिटरी मेरी है। तो इस वजह से इंडिया जो है वो चाइना को अलाउ नहीं कर रहा कि तुम हमारे यहाँ से गुजर कर पूरे वर्ल्ड में अपना ट्रेड करो। क्यों? क्योंकि कन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है टेरिटरी पे। तो जो दूसरा रास्ता है चाइना का, इंडिया वाला, वो भी क्या? क्लोज। क्यों? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हमने सही तरह से डिस्कस कर लिया। तीसरा रास्ता कौन सा है? रशिया वाला। चाइना चाहे रशिया से यहाँ से गुजर सकता है। अब रशिया से चाइना क्यों नहीं गुजर रहा? देखें, रशिया कितना बड़ा है। हमने रशिया को अपनी पिछली वीडियो में पूरी सही तरह से डिस्कस कर लिया था। रशिया देखिए कितना बड़ा है। रशिया अगर हम इसके मतलब डीप में अगर देखें, इसके हम वो जो लैंड पर अगर हम देखें, तो अगर रशिया का ये वाला जो कोना है, अगर इस कोना पर रात है तो उसी सेम वक्त पे, सेम टाइम पे रशिया का जो ये वाला कोना है, अपोजिट कोना, इसी कोने पे, इसी कॉर्नर पे क्या है? सुबह है। और अगर इस कोने पे रात है तो इस कोने पे क्या होती है? सुबह होती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रशिया कितना बड़ा है। अगर या देख लें श्रीलंका, अगर 115 श्रीलंका या तो 115 बांग्लादेश, आप चलो बांग्लादेश ले लें, अगर 115 बांग्लादेश मिलाए जाएंगे 115, तो जाके एक रशिया बनेगा। देखिए इंडिया, अब इंडिया कितना बड़ा है। अगर ऐसे ही 5 इंडिया मिलाए जाएंगे, अगर ऐसे ही 5 इंडिया मिलाए जाएंगे, 5 इंडिया, फिर जाके एक रशिया बनेगा। और पाकिस्तान देख रहे हैं, पाकिस्तान भी हमारा छोटा नहीं है, पाकिस्तान भी हमारा अपने हिसाब से बहुत बड़ा है। अगर आप पाकिस्तान की लैंड को देखेंगे तो अपने ऐसे पाकिस्तान 15 पाकिस्तान मिलाए जाएंगे, 15 पाकिस्तान जब मिलाए जाएंगे, फिर जाके एक रशिया बनेगा। रशिया, इतना रशिया बड़ा है। तो अगर आप अंदाज़ा, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रशिया कितना बड़ा है। तो अब क्या हो रहा है कि चाइना रशिया से क्यों नहीं गुजर रहा? क्योंकि रशिया बहुत बड़ा है। अब चाइना अगर यहाँ से होकर गुजरे रशिया से, तो आप देख रहे हैं ये रूट बहुत ज़्यादा बड़ा पड़ रहा है रशिया को। अगर यहाँ से रशिया गुजरेगा तो क्या होगा? ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा चाइना का, और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी। अगर चाइना रशिया से गुजरेगा तो जो चाइना की जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उतना चाइना का प्रॉफिट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रूट ही बहुत बड़ा है, इस रूट को क्रॉस करने में बहुत टाइम लगेगा। तो टाइम कंज्यूम हो रहा है ज़्यादा, ठीक है, टाइम भले कंज्यूम हो उसकी कोई बात नहीं है, ट्रेड थोड़ा स्लो हो जाएगा, इसकी ऐसे कोई वो वाली बात नहीं है, टेंशन वाली। लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर वो ऐसे गुजरेंगे रशिया के रूट से, तो किसी भी दूसरे मुल्क से गुजरना इतना मतलब वो इजी काम नहीं है। टैक्सेस लगते हैं, पैसे लगते हैं, इन्वेस्टमेंट लगती है। तो अगर चाइना इतनी इन्वेस्टमेंट करके यहाँ से गुजरेगा तो उतना प्रॉफिट ही नहीं होगा चाइना को। तो चाइना को इस रूट से अगर चाइना गुजरेगा तो चाइना को क्या है? चाइना को लॉस है, प्रॉफिट तो है ही नहीं चाइना को। तो इसीलिए जो थर्ड वाला रास्ता है, जो रशिया वाला, ये भी चाइना क्या कर रहा है? ये भी चाइना कट कर रहा है। यहाँ से भी चाइना नहीं गुजर सकता। क्यों? अगर इस रास्ते से चाइना गुजरेगा, चाइना को लॉस है। तो तीसरा रास्ता भी क्लोज, बंद। समझ में आ गया होगा आपको। अगर कोई क्वारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब चौथा रास्ता, वन एंड ओनली जो चौथा रास्ता जो बच रहा है, वो कौन सा है? वो है पाकिस्तान वाला। और अगर आप इस रास्ते पे देखें तो इस रास्ते का एडवांटेज भी है चाइना को। देखें ये रास्ता सबसे छोटा है। देखें इंडिया और ये वाला रास्ता, इंडिया वाला रास्ता, ये वाला पूरा रास्ता और ये पूरा रशिया वाला रास्ता, इन तीनों रूट से जो पाकिस्तान वाला रूट है वो छोटा रूट है। मतलब अगर छोटा रूट है तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? टाइम कंज्यूम कम होगा। और अगर टाइम कंज्यूम कम होगा तो कम से कम टाइम में चाइना क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट सेल कर सकेगा पूरे वर्ल्ड में, अगर चाइना यहाँ से गुजरे तो। दूसरी बात कौन सी है? टैक्सेस भी कम लगेंगे। क्यों? छोटा रास्ता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है अगर चाइना यहाँ से गुजरे। और पाकिस्तान और चाइना के बीच में कोई डिस्प्यूट भी नहीं है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। ये दोनों नेशन, सेकंड मैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया,
दोनों नेशन की सिमिलरिटी क्या है? दोनों नेशन बोथ आर रिसोर्सफुल, बोथ आर इंडस्ट्रियस, बोथ आर पॉपुलस। तो अब उन्होंने क्या किया, चाइना ने फाइनली पाकिस्तान को बोला कि हमें परमिशन दें कि हम आपके यहाँ से गुजर कर पूरी कंट्री में ट्रेड कर सकें, पूरे वर्ल्ड में ट्रेड कर सकें। तो फिर पाकिस्तान ने क्या किया, चाइना को परमिशन दे दी और इस चीज़ पे उन्होंने क्या किया, कोलैबोरेट कर लिया। और ये है ट्रेडिंग पर्पस। तो ट्रेड की वजह से जो पाकिस्तान है वो चाइना को देखिए कितना यूजफुल है। अगर पाकिस्तान नहीं होता तो चाइना ट्रेड नहीं कर पाता। अब आप खुद बताएं, अगर पाकिस्तान ना होता तो चाइना कैसे ट्रेड कर पाता? क्यों? उसके वो वाला रास्ता बंद हो गया, साउथ चाइना सी वाला, रशिया वाला उसका रास्ता, और उसको मतलब बहुत भारी पड़ रहा है। क्यों? लॉस होगा उसमें, बहुत बड़ा रास्ता है। इंडिया वाला रास्ता भी वो क्लोज है, क्यों? कन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है। तो इसीलिए तो पाकिस्तान इस लिहाज से चाइना के लिए बहुत मायने रखता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अब ट्रेडिंग पर्पज से तो ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आई होप मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के लिए क्या है, एक रास्ता है, एक रूट है, जिसकी मदद से चाइना पूरी वर्ल्ड में ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब रास्ता ऐसे थोड़ी बनेगा, रास्ते के लिए एक रूट होना चाहिए, अलग से एक सेपरेट टेरिटरी होनी चाहिए, जिस रूट से, जिस रास्ते से चाइना गुजर रहा है। ऐसे तो आम रोड से तो चाइना नहीं गुजर सकता। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत होंगे, कम प्रोडक्ट्स नहीं होंगे जो चाइना पूरी वर्ल्ड में सेल करेगा, वो प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो उन प्रोडक्ट्स के लिए एक अलग से रूट, एक अलग से रास्ता होना ज़रूरी है। तो वो रास्ते कौन से हैं? अगर हम रास्ते पर नज़र डालें तो वो रास्ता, पहला जो रास्ता है वो है सीपैक, मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और गाइज, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको याद होगा कि हमने सीपैक पर भी एक वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने सीपैक का हर एक डायमेंशन क्लियर कर लिया था। अगर आपको सीपैक को डिटेल में पढ़ना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सीपैक चाइना से लेके, चाइना से शुरू होता है और वो सीपैक ख़त्म कहाँ पे होता है? वो बलूचिस्तान के ग्वादार शहर में, जो ग्वादार पोर्ट नहीं है वहाँ पे वो सीपैक रास्ता ख़त्म होता है। और ग्वादार पोर्ट से निकल कर जो चाइना है वो अरेबियन सी के थ्रू पूरे वर्ल्ड में अपना ट्रेड कर रहा है। तो पहला रास्ता कौन सा है, रूट कौन सा है? सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। दूसरा रास्ता कौन सा है? दूसरा है सिल्क रोड। अब देखें गाइस, मैंने सोचा था कि हम मल्टीपल टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। अब हम पाक चाइना टाइज पर बात तो कर रहे हैं, तो जब पाकिस्तान में जो रूट आता है वो है सीपैक, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा कि हम दूसरे रूट्स के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि आपको थोड़ी और नॉलेज मिल सके, हम एक ही वीडियो में मल्टीपल टॉपिक्स कवर कर सके। तो दूसरा है सिल्क रोड। अब सिल्क रोड है, उसकी अगर हम हिस्ट्री पर देखें, सिल्क रोड गाइस बहुत पुराना है और ये सिल्क रोड जो है वो 3 कॉन्टिनेंट को कवर करता है। सिल्क रोड जो है वो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को कवर करता है। अभी अगर हम इसकी डिटेल पर देखें तो ये है द स्टोरी ऑफ सिल्क रोड। सिल्क रोड, अब जो मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके माइंड में ये क्वायरी उठती है, ये क्वेश्चन उठता है कि सिल्क रोड मतलब क्या? ऐसी रोड होगी जो सिल्क से बनी हुई होगी, या तो वो रोड बहुत सिल्की होगी? तो ऐसी कोई बात नहीं है। सिल्क रोड जो ये नाम है ये इसलिए पड़ा क्योंकि उस रास्ते से सिल्क का ट्रेड होता था। सिल्क क्या है? सिल्क वॉज वेरी हाईली वैल्यूड फैब्रिक ग्रोन इन चाइना। सिल्क क्या है? हाईली वैल्यूड फैब्रिक है, सबसे ज़्यादा वैल्यूड कपड़ा है सिल्क, जो कि कहाँ ग्रो किया जाता था? अभी तो पूरे वर्ल्ड में ग्रो किया जाता है, अभी तो आम हो गया है सिल्क, लेकिन हिस्ट्री में मतलब ऑलमोस्ट आप उसको 7000 साल पहले आप कंजप्शन कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे ग्रो किया जाता था? 7000 साल पहले चाइना में ग्रो किया जाता था। और ये सिल्क की जो मैन्युफैक्चरिंग जो हुई थी वो शुरू ही चाइना से हुई थी, चाइना सब कॉन्टिनेंट, अराउंड 7000 years ago. Method of growing silk in China was secret because of this many tourists had came to China for silk only. और जो चाइना ये सिल्क की मैन्युफैक्चरिंग करता था, जो चाइना ये सिल्क बनाता था, इस मेथड ऑफ मेकिंग सिल्क, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिल्क, ये सीक्रेट था। सिल्क बनाने का तरीका चाइना में सीक्रेट था, चाइना ये तरीका किसी को नहीं पता था। क्योंकि अगर देखें, अगर कोई चीज़ है, अगर उसको आप जितना सीक्रेट रखेंगे उतनी आपकी क्या होगी? वैल्यू बढ़ती जाएगी। और ये चीज़ चाइना में सीक्रेट थी, तो इसीलिए ही टूरिस्ट क्या होते थे, वर्ल्ड वाइड के जो टूरिस्ट, पूरी दुनिया के टूरिस्ट होते थे, वो चाइना में घूमने आते थे। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ सिल्क के लिए, सिर्फ और सिर्फ। The road from which the silk was imported or exported was known as Silk Road, which covers 3 continents called Asia, Africa and Europe.
अब देखें, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि सिल्क रोड मतलब एक ऐसा रोड जिसकी मदद से सिल्क पूरी वर्ल्ड में ट्रांसफ़र किया जाता हो। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ऐसा रोड जिसमें सिल्क इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया गया हो, तो उसे क्या बोलते हैं, सिल्क रोड बोलते हैं। सिल्क रोड 3 कॉन्टिनेंट को कवर करता है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, बट अमेरिकन्स ऑल्सो विजिटेड इट बिकॉज इन द वेस्ट देयर वाज नॉट इनफ नॉलेज, मीन्स देयर वाज स्टिल पैलियोलिथिक एज। तो गाइस देखें, अब सिल्क रोड जो है वो 3 कॉन्टिनेंट को कवर करता है, लेकिन जो बाकी के जो वेस्टर्न जो कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये जो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट्स हैं, वेस्टर्न जो लोग थे वो भी सिल्क रोड को देखने आते थे। अब क्यों? क्योंकि वेस्टर्न में सिल्क की कोई नॉलेज ही नहीं थी। वहाँ पे वेस्टर्न में अभी तक पैलियोलिथिक एज चल रहा था। मतलब जिस वक्त सब कॉन्टिनेंट में सिल्क जैसी चीज़ें बन रही थी, उस वक्त अमेरिकन्स में अमेरिकन जो लोग थे वहाँ पे पैलियोलिथिक एज चल रहा था। अब पैलियोलिथिक एज हम आगे पढ़ेंगे। द नॉलेज ऑफ सिल्क एंटर्ड इन वेस्ट अराउंड 2000 ईयर्स अगो एंड इट देन बिकेम अ फैशन ओवर देयर। और जो सिल्क है ये चाइना में ऑलमोस्ट 7000 ईयर्स पहले बनाया जाता था, और वेस्टर्न में इसकी नॉलेज कब फैली, 2000 साल पहले, आज से 2000 साल पहले। और फिर उसके बाद जो सिल्क है वो वहाँ पे फैशन बन गया था वेस्टर्न में। जो अमेरिकन जो लोग हैं उन्होंने इसको एज अ फैशन अडॉप्ट कर लिया था। द रोड वॉज वेरी डेंजरस एंड वेरी एक्सपेंसिव। और जो सिल्क रोड है ये मतलब ऐसे नहीं है कि सीधा सीधा रोड होगा, गाड़ियाँ जा रही हैं आ रही हैं, इम्पोर्ट हो रहा है एक्सपोर्ट हो रहा है सिल्क, ऐसे नहीं है। ये रोड है, ये रोड जो था ये बहुत डेंजरस था और एक्सपेंसिव भी था। तो इस रोड पे जब कोई टूरिस्ट आते थे तो उनका बहुत पैसा खर्च होता था। जो वेस्टर्न के लोग आते थे तो वो बहुत पैसा खर्च करके आते थे, क्योंकि रोड बहुत एक्सपेंसिव था और सिल्क भी बहुत एक्सपेंसिव था, क्योंकि सिल्क सिर्फ चाइना में बनता था उस वक्त। मैनी किंग्स एंड एम्परर्स आल्सो ट्राइड टू कवर द लार्जर पोर्शंस ऑफ सिल्क रोड एंड स्टार्टेड कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम द ट्रैवलर्स। और ये रोड बहुत एक्सपेंसिव था। इसी ही बात का फ़ायदा उठाते हुए क्या किया, बहुत से जो पुराने, मैंने आपको बताया पुराने ज़माने में डायनेस्टीज होती थी, टाइज नहीं होते थे पुराने ज़माने में, कोलैबोरेशन नहीं होता था, कंपटीशन होता था। तो जो पुराने एम्परर्स थे, किंग्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्राइड टू कवर द लार्जर पोर्शंस ऑफ सिल्क रोड। उन्होंने सिल्क रोड को अपने कब्जे में करने की कोशिश की और क्या किया, टैक्सेस कलेक्ट करने शुरू किए। किससे? ट्रैवलर्स से, जो भी सिल्क रोड से गुजरते थे उनसे टैक्सेस कलेक्ट करने शुरू किए। सच किंगडम वॉज कुशन्स इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और उन सब किंगडम्स में एक जो किंगडम था जो सबसे फेमस था वो कुशन्स था, जो कि नॉर्थ इंडिया पाकिस्तान के नॉर्थ में लगता है, कुशन्स किंगडम। और अगर आप मुझे कमेंट्स में बोलेंगे तो हम कुशन डायनेस्टी पे जो उनका एम्परर था, एम्परर कनिष्का, उस पे हम एक डिफरेंट वीडियो बना लेंगे अगर आप बोलेंगे। तो जो कुशन्स थे उन्होंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन सिल्क रोड का अपने कब्जे में किया और लोगों से, ट्रैवलर्स से टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया। ठीक, अब हम जब आगे बढ़ेंगे, मूविंग फर्दर, कुशन्स आल्सो फाउंडेड अ न्यू रूट थ्रू अरेबियन सी टू रोम, यूरोप। अब देखें, कुशन्स ने ये तो किया, उन्होंने टैक्सेस भी कलेक्ट किए और लार्जर पोर्शंस भी अपने हाथ में कर लिए, लेकिन कुशन्स ने क्या किया, कुशन्स ने एक न्यू रूट भी इजाद कर लिया, एक न्यू रूट डिस्कवर कर लिया। वो कौन सा न्यू रूट था? सिल्क रोड जो था वो सिर्फ 3 कॉन्टिनेंट को, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, यहाँ पे ही महदूद था, उससे आगे सिल्क रोड नहीं बढ़ता था। लेकिन कुशन्स से उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया रूट निकाला जो कि शुरू कहाँ पे होता था, अरेबियन सी से। जो हमारा जो अरेबियन सी है वहाँ से शुरू होता था और ख़त्म कहाँ पे होता था, रोम पे ख़त्म होता था। रोम जो यूरोप में रोम कंट्री है वहाँ पे ये रूट है, नया रूट ख़त्म होता था। तो ये रूट उन्होंने बनाया, कुशन्स ने बनाया। तो अगर हम पैलियोलिथिक एज पर नज़र डालें तो जिस वक्त चाइना में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में सिल्क जैसी चीज़ें बन रही थी, उस वक्त गाइस वेस्टर्न में अभी तक पैलियोलिथिक एज था। पैलियोलिथिक एज क्या, ऑलमोस्ट कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब देखिए, जो पैलियोलिथिक एज है वो ऑलमोस्ट 99% ह्यूमन हिस्ट्री कवर करती है। 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 12,000 BC। अब पैलियोलिथिक एज है, ये एक टाइम पीरियड है, और इस टाइम पीरियड का मतलब जो परफेक्ट जो टाइम पीरियड वो क्या है, 2 मिलियन ईयर्स अगो, आज से 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 12,000 BC। 12,000 BC तक ये पैलियोलिथिक एज चला था। पीपल वर इलिटरेट एंड वर ओनली लिविंग फॉर देयर सर्वाइवल। पीपल क्या थे, लोग क्या थे, इस वक्त के दौरान जो लोग थे वो इलिटरेट थे।
स्टडी एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, इलिटरेट थे और वो सिर्फ और सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए ही जी रहे थे। द ह्यूज एंड जाइंटिक रॉक्स वर यूज्ड टू चॉप द फूड्स एंड टू हंट। और वो क्या काम करते थे, ह्यूज और जाइंटिक जो रॉक्स थे उनको यूज़ करते थे किसके लिए, फूड को चॉप करने के लिए, काटने के लिए और हंट करने के लिए, सिर्फ यही चीज़ें होती थी। अगर हम वर्ड पे देखें पैलियोलिथिक, तो पैलियो प्लस लिथिक ये 2 वर्ड से बना है। पैलियो मीन्स ओल्ड, लिथिक मीन्स स्टोन। देखें मैंने आपको पहले बताया कि कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अब हम इसको कनेक्टिविटी में ऐसे ला सकते हैं कि पैलियोलिथिक एज। अब आप कैसे उसको याद करें, उसको आप 2 वर्ड्स में ब्रेक कर लें। पैलियोलिथिक, पहले मतलब ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन, मतलब ओल्ड स्टोन। स्टोन किसके लिए यूज़ होते थे, हंटिंग के लिए यूज़ होते थे और लोग इलिटरेट थे और सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए रहते थे। तो ऐसे आप उसको याद कर सकते हैं इजीली। तो ये होती है कनेक्टिविटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, उस फील्ड के एक अच्छे महारथी बनने चाहते हो, उसके किसी भी खेल के अच्छे खिलाड़ी बनना चाहते हो। अब पैलियोलिथिक एज 12,000 BC तक चला, लेकिन पैलियोलिथिक एज के बाद क्या हुआ, 12,000 BC के बाद क्या हुआ, उसके बाद गाइस आया मीसोलिथिक पीरियड। अब मीसोलिथिक पीरियड मतलब सम स्मॉल माइक्रोलिथ्स वर फाउंड फ्रॉम 12,000 BC टू 10,000 BC। अब 12,000 BC तक वो पैलियोलिथिक एज चला और फिर 12,000 BC से लेके 10,000 BC तक कौन सा पीरियड चला, मीसोलिथिक पीरियड चला, मीसोलिथिक एज चला। और इसमें मीसोलिथिक पीरियड में कौन से डिफरेंसेस आए, फर्क ये आया कि पीपल स्टार्टेड टू नो अबाउट द थिंग्स अराउंड देम। पैलियोलिथिक एज में सिर्फ लोग जीने के लिए ही बस हंट करते थे, बस मतलब सर्वाइवल के लिए सिर्फ जीते थे बस सिंपली, और कोई भी एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, स्टडी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, पीपल इलिटरेट थे। लेकिन मीसोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, पीपल में एक चेंज आ गया, लोगों में एक चेंज आ गया। वो जो लोग थे वो खुद के इर्द गिर्द उन्होंने देखना शुरू किया और समझना शुरू किया कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है। और इसी वक्त क्या हुआ, सम स्मॉल माइक्रोलिथ्स वर फाउंड। अब मैंने आपको पहले बताया पैलियोलिथिक एज में क्या हुआ था, ह्यूज और जाइंटिक रॉक्स वर फाउंड, ठीक है। मीसोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, जो ह्यूज और जाइंटिक रॉक्स थे वो कन्वर्ट हो गए किसमें, स्मॉल माइक्रोलिथ्स में, छोटे पत्थरों में वो कन्वर्ट हो गए। फिर क्या हुआ, फिर 10,000 BC तक मीसोलिथिक पीरियड चला और फिर 10,000 BC के बाद कौन सा पीरियड आया, नियोलिथिक पीरियड आया, और अभी तक ये नियोलिथिक पीरियड चल रहा है। और अगर हम इसका रियल जो उसके हम डेट देखें, अगर आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि जो नियोलिथिक पीरियड है ये 10,000 BC तक चला और फिर ये 1000 BC पे ख़त्म हो गया। क्योंकि फिर क्या हुआ, फिर एजुकेशन बढ़ने लगी, बहुत सारी डिफरेंसेस आने लगे, टेक्नोलॉजीज आने लगी, तो ये 1000 BC तक नियोलिथिक पीरियड चला। लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अभी तक नियोलिथिक पीरियड चल रहा है। तो ये जो कुछ डिफरेंसेस हैं उनको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे किसी दूसरी वीडियो में, क्योंकि सब किसी की अलग अलग राय होती है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट थ्योरीज। लेकिन अगर हम नियोलिथिक पीरियड पर ध्यान दें तो पीपल स्टार्टेड मॉडर्नाइजिंग देमसेल्व्स एंड स्टार्टेड मेकिंग सिविलाइजेशंस। ये होता है टर्निंग पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है, देखें पैलियोलिथिक एज में लोग सर्वाइवल के लिए जी रहे थे, बस जीना है बस। फिर मीसोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, मीसोलिथिक पीरियड में लोगों ने देखना शुरू किया, हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है समझना शुरू किया। और फिर नियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, नियोलिथिक पीरियड में लोगों ने क्या कर दिया, खुद को मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया। वो खुद की ज़िंदगी को बेहतर बनाना जान गए और फिर उसी के बिहाफ पे नियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, नई नई सिविलाइजेशंस बनना शुरू हो गई। जैसे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो भी नियोलिथिक पीरियड में बनी थी, मतलब 10,000 BC से लेके 1000 BC के बीच में ही बनी थी जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों सिविलाइजेशंस हम परफेक्टली डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। प्रीवियस वीडियो नहीं, हम बहुत पहले हमने वीडियो डाली थी। और अगर आपको समझना है इन दोनों सिविलाइजेशन को डिटेल में तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो वॉच कर लेना। देखें गाइस, जो भी टॉपिक निकल रहा है उस पर हमने वीडियोस बना चुके हैं, सीपेक ऑलरेडी बना चुके हैं। सिल्क रोड, अगर आपको याद हो सिल्क रोड पे भी वीडियो बना चुके हैं, सिल्क रोड एंड BRI। सिल्क रोड बन गया, फिर BRA बनाया गया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उस पर हम वीडियो बना चुके हैं। और फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आ रहा है, उस पर भी वीडियो बना चुके हैं। तो देखिए कनेक्टिविटी हमारे चैनल पे क्या है, कनेक्टिविटी है, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो उसी के बिहाफ पर आप क्या कर सकते हैं, इजीली लर्न कर सकते हैं, इजीली पढ़ सकते हैं। तो इस नियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, ये लास्ट पीरियड है, नियोलिथिक पीरियड है, 10,000 BC से लेकर 1000 BC तक ये चला, ठीक।
अब फिर क्या हुआ देखें, जो मेन चीज हुई वो ये थी द माइक्रोलिथ्स। अब मेसोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, माइक्रोलिथ्स थे, छोटे छोटे स्टोन्स थे, लेकिन नियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, द माइक्रोलिथ्स वर शिफ्टेड इनटू शार्प माइक्रोलिथ्स। अब चेंज क्या आया इस पीरियड में कि जो छोटे छोटे स्टोन्स थे, पत्थर थे, वो शार्प, वो उनकी अलग अलग डिज़ाइंस में वो दिखने शुरू हो गए। लोग हैं वो उन्होंने अलग अलग डिज़ाइंस देना शुरू कर दिया स्टोन्स को। और जो एक्स, जिसको हम अपनी उर्दू ज़ुबान में कुल्हाड़ी बोलते हैं, वो कुल्हाड़ी का जो इन्वेंशन था वो भी इसी पीरियड में हुआ था, नियोलिथिक पीरियड में हुआ था। एक्स का, एक्स और 100 आरी, तो इन दोनों चीज़ों का इन्वेंशन नियोलिथिक पीरियड में ही हुआ था। न्यू प्रैक्टिसेस टुक प्लेस, और इसी ही पीरियड में जो दूसरी न्यू प्रैक्टिसेस थी, जो न्यू रस्में रिवाजें थी, उन्होंने जन्म लिया। अब देखें वापस अगर हम अपने टॉपिक पर आए तो ट्रेडिंग पर्पसेस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पाकिस्तान रूट दे रहा है चाइना को कि आओ हमारे से गुजर कर ट्रेड करो। सीपेक, BRI, सिल्क रोड, सिल्क रोड मैंने आपको पूरा समझा दिया, सिल्क भी मैंने आपको समझा दिया, पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। आई होप आपको हर चीज़ डिटेल में सही तरह से समझ में आ गई होगी। अब दूसरी जो चीज़ है, जो दूसरा फैक्टर है पाकिस्तान चाइना के लिए मायने रखता है, वो फैक्टर कौन सा है, पाकिस्तान मेजर एक्सपोर्ट्स टू चाइना। अब पाकिस्तान से बहुत सी चीज़ें चाइना को एक्सपोर्ट करता है, जिसके लिए चाइना को बहुत ज़रूरत है उन चीज़ों की, और वो चीज़ें पाकिस्तान में पाई जाती हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो चीज़ें चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है और पैसे बना रहा है, अपनी मईशत बना रहा है, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। और अगर हम उन चीज़ों पर देखें, मेजर एक्सपोर्ट्स पर देखें, तो फर्स्ट पे आता है क्या, कोल, कोयला। कोल पे अगर हम देखें तो मेजर एक्सपोर्ट फॉर कोल एंड पाकिस्तान इज थर इन सिंध। कोल जो है पाकिस्तान में, जो ऑलमोस्ट यू कैन से 90% जो कोल है वो कहाँ से निकलता है, थर पाक का जो डिस्ट्रिक्ट जो नहीं है, थर पाक, वहाँ से कोल निकलता है पाकिस्तान का। ऑलमोस्ट इट इज़ द 16th लार्जेस्ट कोल रिजर्वर ऑफ वर्ल्ड। और जो ये थर पाक का डिस्ट्रिक्ट है, थर का डिस्ट्रिक्ट है, ये 16th नंबर पे आता है किस लिहाज से, लार्जेस्ट कोल रिजर्वर ऑफ द वर्ल्ड, पूरी वर्ल्ड में। ऑल ऑफ दिस चाइना इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट 80% ऑफ कोल एंड पाकिस्तान ओनली यूजेस 20%। और जो 100% जो कोल निकलता है थर पाकर से, उसका 80% चाइना क्या कराता है, इंपोर्ट करवाता है। और पाकिस्तान कितना परसेंट यूज़ करता है, सिर्फ और सिर्फ 20% यूज़ करता है। बाकी सारा चाइना, बाकी सारा पाकिस्तान 20% यूज़ करता है, और बाकी सारा जो कोल जो बचता है 80%, वो पाकिस्तान चाइना को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। फ्रॉम ऑल दैट कोल चाइना फुलफिल्स इट्स डोमेस्टिक नीड्स, मेक्स थर्मल इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो यूजेस इट्स इन इंडस्ट्रीज। अब जो पाकिस्तान 80% चाइना को कोल एक्सपोर्ट करता है, उस कोल से चाइना क्या करता है, उस कोल से चाइना अपने डोमेस्टिक नीड्स जो हैं, जो घरेलू जो ज़रूरत हैं, डोमेस्टिक नीड्स हैं, वो पूरी करता है। जैसे कि कुकिंग, ऐसे अभी भी पाकिस्तान में बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे सुई गैस की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे अभी भी कुकिंग के लिए कोल यूज़ किया जाता है। तो चाइना में भी जाहिर सी बात है, हर एक एरिया वहाँ पे फैसिलिटेड नहीं होगा, डेवलप नहीं होगा। कुछ कुछ विलेजेस चाइना में ऐसे होंगे जहाँ पर कोल चाहिए होता है डोमेस्टिक नीड्स पूरी करने के लिए। दूसरी वो चीज़ कौन सी है, वो है मेक्स थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। चाइना क्या कर रहा है, चाइना जो पाकिस्तान से कोल इम्पोर्ट कर रहा है 80%, उससे चाइना थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, बिजली बना रहा है कोल से। एंड ऑल्सो यूजेस इट्स इन इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री, चाइना अपनी इंडस्ट्री में भी उस कोल को यूज़ कर रहा है। दूसरा मेजर एक्सपोर्ट कौन सा है, राइस, चावल, द स्टेपल फूड ऑफ चाइना। अब स्टेपल फूड मतलब वो खाना जो कि रोज़ खाया जाए। पाकिस्तान का स्टेपल फूड कौन सा है, व्हीट, रोटी, जो कि ऑलमोस्ट हर घर में रोज़ ही खाई जाती है। तो उसी तरह से चाइना का जो स्टेपल फूड है वो है राइस। चाइना में जो चावल हैं वो ऑलमोस्ट हर घर में रोज़ बनाए जाते हैं। और पाकिस्तान इज 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो राइस है, जो कि चाइना का स्टेपल फूड है, वो राइस जो है, पाकिस्तान उस राइस का 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो दूसरा कौन सा प्रोडक्ट हो गया, दूसरा प्रोडक्ट है राइस। तो ये थे कुछ मेजर एक्सपोर्ट्स जो कि पाकिस्तान चाइना को करता है। सो नाउ गाइस, आई होप कि आपको हर एक चीज़, हर एक डायमेंशन आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। देखें हमने कितनी सही तरह से पढ़ा, कनेक्टिविटी के साथ पढ़ा,
और इजीली मैंने आपको कन्वे भी किया, जो कि मैं कन्वे कर पा रहा था, करना चाहता था वो मैं इजीली कन्वे करने की कोशिश भी कर रहा था। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो नाउ वी विल मीट इन वन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक क्या होगा, हाउ चाइना इज यूजफुल टू पाकिस्तान। इसमें हमने क्या पढ़ा, पाकिस्तान चाइना के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरह से इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग पर्पसेस और एक्सपोर्ट, जो मेजर एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान चाइना को करता है। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि चाइना पाकिस्तान के लिए कितना यूजफुल है, कितना इंपॉर्टेंट है। सो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।